हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब नेक्स्ट आपका जो फोटोकेमिस्ट्री का जो आपका एक और टॉपिक हम यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो टॉपिक है भी आपका क्वांटम यील्ड। ठीक है, क्वांटम यील्ड का जो कंसेप्ट है वो दिया गया आपका किसी भी फोटोकेमिकल प्रोसेस को यदि आप करते हैं तो उस फोटोकेमिकल प्रोसेस की इफिशियंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम जिस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज करते हैं या जिस कंसेप्ट का प्रपोजल दिया गया, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज क्वांटम यील्ड। ठीक है, और क्वांटम यील्ड को हम फाई से डिनोट करते हैं। और क्या होता है चलिए देखते हैं, एक इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम यील्ड फाई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स reacting in the certain time, ठीक है, divided by total number of quanta absorb in that time। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला भी है जिसके थ्रू हम क्वांटम यील्ड या क्वांटम, इसी को क्वांटम एफिशिएंसी भी कहते हैं, इस कंसेप्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए क्वांटम यील्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन द सर्टेन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द क्वांटा एब्जॉर्ब इन दैट टाइम। ठीक हो गया। चलिए सपोज हम एक कोई फोटोकेमिकल प्रोसेस कर रहे हैं भैया, मान लिया हमने कोई कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने रिएक्टेंट लेकर के हमने यहां से क्वांटा डालना स्टार्ट किया, एसन्यू डालना स्टार्ट किया, तो आपका 1 सेकंड में, ठीक है ना, 1 सेकंड में सपोज 10 मॉलिक्यूल्स आपका क्या है रिएक्शन करने लगा। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कितना था आपका 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो एक लॉ हम पढ़ते हैं, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। कौन सा लॉ है? स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ये लॉ कहता है कि आपका जितना मॉलिक्यूल क्वांटा एब्जॉर्ब होगा उतना ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। मतलब एक मॉलिक्यूल है, एक क्वांटा एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट क्रिएट करेगा, वो आगे जाकर के रिएक्शन करेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ का स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं इसी को। ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा एब्जॉर्ब करके अपना फोटोकेमिकल एक्साइटेशन देगा ड्यूरिंग द प्राइमरी स्टेप ऑफ द फोटोकेमिकल प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सपोज कितना है हमने पर सेकंड में या एक सर्टेन टाइम पीरियड में 10 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्वांटा एब्जॉर्ब भी कितना होगा 10 होगा। एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा, तो 10 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं तो क्वांटा एब्जॉर्ब भी कितना होगा 10, तो 10/10 5 विल बी 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फाई की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब स्टार्क आइंस्टीन लॉ तो ये कहता है कि हमेशा एक मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे उतना ही क्वांटा एब्जॉर्ब होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो ऑलवेज ये वैल्यू आपका कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी ऑब्जर्व की गई जिनमें फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 था, और बहुत सारी ऐसी भी ऑब्जर्व की गई जिनमें फाई की वैल्यू लेस देन 1 था, और बहुत सारी ऐसी भी ऑब्जर्व हुई जिनमें फाई की वैल्यू इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि आपका फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 आ जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं हाई क्वांटम यील्ड एंड लो क्वांटम यील्ड कहते हैं। हाई क्वांटम यील्ड में अप टू 10 की पावर 6 और लो क्वांटम यील्ड में अप टू 10 की पावर -2 तक भी जा सकता है ये फाई की वैल्यू आपका। ठीक है, तो ये स्टार्क आइंस्टीन लॉ जबकि गलत नहीं है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ अपने आप में बिल्कुल करेक्ट लॉ है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमेशा इतना आना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि लॉ भी सही है और फाई की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 भी आ जाता है, तो उसके
कुछ रीजंस हैं, जिन रीजंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जिनको कहा जाता है रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड एंड रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड। ठीक है, पहले इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए। क्वांटम यील्ड क्या होता है? आपका रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब इन दैट टाइम। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू स्टार्क-आइंस्टीन लॉ the value of phi according to this formula would be equal to कितना 1, but sometime this value can be extended up to 10 की power 6. Such condition is called as high quantum yield condition, and sometime it can be minimized up to 10 की power minus 2, that is called as low quantum yield conditions. ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों आपका phi की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है और क्यों आपकी लो आती है, कब आती है, इनको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। ठीक है, देखिए पहले हम आते हैं यहां से लो क्वांटम यील्ड कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहला कंडीशन है लो क्वांटम यील्ड। ठीक है, लो क्वांटम यील्ड कहते किसको है? जब भी फाई की वैल्यू लेस देन कितना होगा 1 होगा, वो कहलाएगा लो क्वांटम यील्ड। और लो क्वांटम यील्ड की वैल्यू कंडीशन पे फाई की वैल्यू कितने तक हो सकती है? अप टू 10 की पावर माइनस 2 तक हो सकती है। ठीक है, ये तो बात आ गई लो क्वांटम यील्ड की। अब इसके रीजंस में आते हैं, तो पहला रीजन ये कहता है कि आपका सपोज ये कोई ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल थे, मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल थे ग्राउंड स्टेट, इन्होंने 100 HNO एब्जॉर्ब किया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक ही क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा तो स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, और स्टार्क-आइंस्टीन लॉ कहीं भी फेल नहीं है। तो प्राइमरी स्टेप में 100 मॉलिक्यूल का क्या होगा कि आपका एक्साइटेशन होगा, तो 100 एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल जनरेट हो गए। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल जनरेट हो रखे हैं, ये कहता है कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल, कुछ एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल जिस सिस्टम में आप रिएक्शन कर रहे हैं, हो सकता है उसकी वॉल के साथ कोलिजन करके अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, खुद ग्राउंड स्टेट पे लौट के आ सकता है। या हो सकता है ये एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल क्या है, सिस्टम के अंदर कुछ ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल जो बचे होंगे उनके साथ कोलिजन करके एनर्जी ट्रांसफर करके खुद ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ए ग्राउंड स्टेट पे। सपोज 100 में से 10 मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पे लौट के आ गए आपका। ठीक है, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कितना बचा हमारे पास, क्योंकि जो एक्साइट हो रहा है वही तो रिएक्शन करेगा ना, तो उसमें से 10 तो आपके कम बैक कर गए। तो रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल मॉलिक्यूल्स कितने? एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल 90, तो ये 90 क्वांटा एब्जॉर्ब कितना था 100, 90 डिवाइडेड बाय 100.9 आ जाएगा भी आपका, मींस 1 से लोअर वैल्यू आ जाएगा। 5 विल बी कितना इस केस में, सॉरी 5 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, ऐसे आपका लो क्वांटम यील्ड आ सकता है। कब? प्राइमरी स्टेप में जितने मॉलिक्यूल है उतने क्वांटा एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल क्रिएट किए। एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करके एनर्जी ट्रांसफर करके ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, या सिस्टम की वॉल के साथ कोलिजन करके एनर्जी लॉस करेगा, उससे भी ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन करने के लिए जो अवेलेबल एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल होंगे वो 100 नहीं रहेंगे, वो कम हो जाएंगे। तो ये कम हो गए, ये तो आपका क्वांटा तो 100 एब्जॉर्ब हो चुका है ना, तो इसका आपका वैल्यू क्या है 90 डिवाइडेड बाय 100, हो सकता है 90 से भी और कम हो जाए, तो आपका फाई की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए। दूसरा ये कहता है कि कुछ कंडीशन पे ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी स्टेप में जब हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल ने क्वांटा एब्जॉर्ब करा, तो क्वांटा एब्जॉर्ब करने के बाद जो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गया तो वहां जाकर को डेसोसिएट करेगा, तो डेसोसिएटेड जो फ्रेगमेंट है एक्साइटेड स्टेट पे, वो डेसोसिएटेड फ्रेगमेंट रिकंबाइन करके दोबारा से रिएक्टेंट को रीजनरेट कर दें, तब भी आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन 1 आ सकती है। जैसे ये है ना Cl2 है, क्वांटा एब्जॉर्ब किया तो ये बन जाएगा Cl2 एक्साइटेड स्टेट, फिर ये आगे जाकर डेसोसिएट करेगा तो क्या होगा ये आपका Cl प्लस Cl। अब ये हो सकता है कि ये दोनों Cl क्या कर जाएंगे, ये दोनों Cl रिकंबाइन करके Cl2 जनरेट कर दें, तो क्वांटा को एब्जॉर्ब हुआ लेकिन मॉलिक्यूल आपका क्या हुआ, दोबारा से आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर गया। तो ये कहता है कि जो डेसोसिएटेड फ्रेगमेंट बने हैं, ये डेसोसिएटेड फ्रेगमेंट रिकंबाइन करके रिएक्टेंट को दोबारा से रीजनरेट कर दें, तब भी आपकी क्या है क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। मान लिया 100, इसको भी ऐसे कंसीडर कर लो, 100 Cl2 थे, 100 क्वांटा एब्जॉर्ब हुए, 100 Cl2 एक्साइटेड स्टेट पर गए,
ठीक हो ना इतना तक, उसमें से 100 Cl 100 Cl, ठीक हो ना। तो ये 100 में से सपोज 20 भी आपका रिकम्बाइन करके 20 Cl2 आपका रीजनरेट कर गया, तो आपका जो रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्वांटम, जितना क्वांटा एब्जॉर्ब है उससे कम हो जाएगा, इससे क्वांटम यील्ड लेस देन 1 आ जाएगा भी आपका, ठीक। तो ये भी एक क्वांटम यील्ड के लो क्वांटम यील्ड के आपका रीजन कह सकते हैं आप इसको, ठीक। देन अब आते हैं यहां से हाई क्वांटम यील्ड की कंडीशन और हाई क्वांटम यील्ड के रीजंस, ठीक है। देन देखिए ये है हाई क्वांटम यील्ड। हाई क्वांटम यील्ड कंडीशन होती क्या है, जब फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो उसको कहा जाता है हाई क्वांटम यील्ड कंडीशन, ठीक है। और कितने तक हो सकती है, अप टू 10 की पावर 6 तक हो सकती है आपका, ठीक है। तो हाई क्वांटम यील्ड के कुछ रीजंस, पहला रीजन आप दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज NaCl है, इसने क्वांटा एब्जॉर्ब किया गया, NaCl अपना एक्साइटेड स्टेट क्रिएट कर दिया, ये बन गया एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट। देन ये जो NaCl का एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, ये किसी दूसरे ग्राउंड स्टेट NaCl के साथ, जो ग्राउंड स्टेट पे था, ये एक्साइटेड स्टेट वाला है, ये किसी ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके 2NO प्लस Cl2 बना लिया, हो गया रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन किए हैं, 2, ये तो वही है ना यहां से जो बना हुआ है, तो 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन किए, क्वांटा कितना एब्जॉर्ब हुआ है, 1 मॉलिक्यूल रिएक्टिंग 2, क्वांटा एब्जॉर्ब 1, 2/1 2 हो जाएगा, वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कभी कभी आपका क्या है, प्राइमरी स्टेप में क्वांटा एब्जॉर्प्शन से बना हुआ जो एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल है, वो किसी ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके भी रिएक्शन दे सकता है। तो उस केस में आपका क्या है, क्वांटा तो एक ही एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन मॉलिक्यूल एक से ज्यादा रिएक्शन किए हैं, तो क्वांटम यील्ड की वैल्यू एक से ज्यादा आ जाएगी, या क्या है, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो हाई क्वांटम यील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका एक जो आपका बड़ा एग्जांपल है भैया हाई क्वांटम यील्ड का, वो होता है आपका जितनी भी चेन रिएक्शंस हैं, चेन रिएक्शन मींस ऑल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। उन सब में एक ही क्वांटा एब्जॉर्ब होता है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन करते जाते हैं, प्रोपगेट करते रहते हैं, जब तक कि आप रिएक्शन को टर्मिनेट नहीं करेंगे। इसलिए वहां पर भी आपका क्वांटा एब्जॉर्ब तो 1 होता है, लेकिन मॉलिक्यूल जो रिएक्शन करते हैं वो बहुत सारा होता है, इसलिए आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाती है। जैसे एक एग्जांपल दिखा देते हैं हम, ये ना CH2 डबल बॉन्ड CHCl प्लस HNu, चलो इसको ऐसे लिखो HNu H2O2, तो यहां से CH2CHCl होल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्शन है, n हो सकता है 1000 हो सकता है 100 हो, ठीक है। तो कैसे हुआ देखिए, इनिशियली H2O2 पर HNu को आपने इंट्रोड्यूस किया, ये हुआ ना, HO रेडिकल क्रिएट हुए, तो देन HO रेडिकल क्या करता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये रेडिकल इसका होमोलैटिक फिशन करेगा, तो इसके रेडिकल रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा HO CH2 सॉरी HO CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CHCl रेडिकल, ठीक है, यहाँ पे रेडिकल टर्मिनल हो जाए। अब ये रेडिकल नेक्स्ट रिएक्टेंट के साथ, इसको हम हेड टू टेल एडिशन कहते हैं, एडिशन करेगा, ये रेडिकल इस रेडिकल से लिंक कर जाएगा, यहाँ रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ से HO CH2 CHCl, ये तो यहाँ तक का हो गया, ये इससे लिंक करेगा CH2 CHCl, ये रेडिकल 2 जुड़ गए। फिर अनदर मॉलिक्यूल आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, फिर इसका भी होमोलैटिक होगा, तो इसका रेडिकल यहाँ पे लिंक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा HO CH2 CHCl, फिर दूसरा यहां तक तो ये था ही पहले से CHCl, फिर ये इसके हेड पे जुड़ेगा CH2 CHCl रेडिकल, फिर ये अनदर मॉलिक्यूल से ऐसे रिएक्शन करते रहेंगे, तो देख रहे क्वांटा एक ही बार एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन रिएक्शन करने वाला एक H2O2 था, एक ये था, फिर एक ये आया, फिर एक ये आया, ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन करते रहेगा,
है, जब तक कि आपका रिएक्टेंट विनाइल क्लोराइड अवेलेबल है तब तक ये प्रोपेगेट करते रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक क्वांटा एब्जॉर्ब करके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग क्या होगा, लार्ज नंबर होगा, क्वांटा एब्जॉर्ब कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका क्वांटम यील्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा एग्जांपल है हाई क्वांटम यील्ड का। ये तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है। ऐसी फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी आपका सिंगल क्वांटा एब्जॉर्ब करके प्रोपेगेट करते रहता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन करता रहता है, ठीक है। तो ये है हाई एंड लो क्वांटम यील्ड कंडीशन। तो कोशिश करिएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।